जी क्लास बेटा आवाज आ रही है क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वॉइस में? नो मैम, अभी आवाज आ रही है मैम आपकी। ठीक है ओके। मैम मैम मेरी ट्यूसडे वेनेसडे दोनों स्लॉट्स में क्लास है, तो मैं प्रोजेक्ट फिर किस दिन दे दूँ आपको? कोई ना कोई स्लॉट तो फ्री होगी ना हमसे आपकी, लाइक 20 to 25 11। मिनट्स रिक्वायर्ड होंगे। यस मैस, ये तो है 12 बजे के बाद जो है 12 से 12:45 तक। हाँ तो ट्यूसडे या वेडनेसडे जो आपको फिजिबल लगे उस दिन वो आप मैसेज कर दो, फिर मैं उसके अकॉर्डिंगली देख लूंगी। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। ओके। अच्छा जी, सो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग डिस्कस कर रहे थे। सो ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली हमारे पास क्या है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग हमारे पास जो है क्या है कि किसी भी ऑपरेटर को हम न्यू फंक्शनैलिटी देकर न्यू डेटा टाइप्स के साथ वर्क करवाएं। लेट सपोज प्लस है तो प्लस जो है दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज होता है, दो नंबर्स। अब नाउ मैं चाह रही हूँ कि मैं प्लस को इस तरीके से ओवरलोड करूँ कि मैं ये वो प्लस का ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट के साथ भी काम कर सके। ठीक है, तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एज अ प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली, क्योंकि प्लस की ऑलरेडी एक प्रीडिफाइंड मीनिंग डिफाइन है, बट मैं एज अ प्रोग्रामर प्लस की जो है फंक्शनैलिटी को, डेफिनेशन को ओवरलोड कर सकती हूँ कि अगर इसमें ये दो वैल्यूज के साथ ये प्लस ऑपरेटर यूज हो तो फिर उसने किस तरीके से काम करना है। ठीक है, सो दैट वुड बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बिल्ट इन ओवरलोड्स, बिल्ट इन ओवरलोड्स क्या है? मोस्ट ऑपरेटर्स आर ऑलरेडी ओवरलोडेड फॉर फंडामेंटल टाइप्स। ठीक है, बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओवरलोड हुए हुए होते हैं और हमें, let's suppose in the case of expression a divided by b, we have division is an operator and a and b are variables having some values. The operand type determines the machine code created by the compiler for the division operator. ठीक है, ये operand type क्या है? A और B are operands and division is operator. तो वो कह रहे हैं कि जो आपके ऑपरेंट्स की टाइप है, यानी कि ए और बी की जो टाइप है वो ये डिटरमाइन करेगा कि आपके बैकएंड पे मशीन कोड कैसे जनरेट होगा, आपका कंपाइलर आपके कोड को मशीन कोड में कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा। अगर इंटीजर है तो रिजल्ट इंटीजर फॉर्म में आएगा, अगर दोनों फ्लोट है तो रिजल्ट फ्लोट फॉर्म में आएगा, अगर एक इंटीजर और एक फ्लोट है तो भी रिजल्ट फ्लोट में आएगा। जो बड़ी डाटा टाइप होती है उसी के अकॉर्डिंगली होता है। ठीक है, इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीग्रल टाइप्स, अगर ए और बी दोनों इंटीजर डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हैं एंड इंटीग्रल डिवीजन इज परफॉर्म, यानी कि डिवीजन किस तरीके से होगी? इंटीग्रल डिवीजन। इन ऑल अदर केसेस फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अकर्स, और बाकी तमाम केसेस में फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन अकर्स होगी। इसके अलावा अगर कोई और सिनेरियो होता है, एक इंटीजर एक फ्लोट दोनों फ्लोट, हर से केस में रिजल्ट क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट होगा। Thus, different actions are performed depending on the operand types involved. ठीक है, आपके ऑपरेंड की टाइप्स पे, जो डाटा टाइप के आपके ऑपरेंड है उसी की टाइप पे वो डिटरमाइन करेगा कि क्या रिजल्ट या कौन सी डिवीजन परफॉर्म करनी है, ताकि उसी के अकॉर्डिंगली वो मेमोरी में एलोकेशन करेगा। अगर इंटीजर है तो 4 बाइट, फ्लोट है तो पॉइंट्स में। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स बाय डिफॉल्ट जो है वो ऑलरेडी ओवरलोड होते होते हैं, बिल्ट इन ओवरलोड होता है। ठीक है, अगर हम किसी को स्पेसिफिकली जाके कर रहे हैं तो ये देखिए, ये एक एग्जांपल गिवन है, इसको थोड़ा गो थ्रू करके देखिए, देखिए कुछ समझ आ रहा है?
जी क्लास क्या समझ में आया? हेलो, ठीक है। यहाँ पे हमें स्लाइड क्या बता रही है कि हम ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं विद यूजर डिफाइंड टाइप्स एज वेल। लेट सपोज जैसे प्लस है, मैं प्लस की फंक्शनैलिटी को अपनी और यूजर डिफाइंड टाइप्स की बेसिस पे भी डिटरमाइन कर सकती हूँ कि ये प्लस, अगर इस प्लस को मैं दो ऑब्जेक्ट्स इनपुट दूं, दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को इनपुट करो, तो फिर उसकी बेसिस पे वो प्लस कैसे वर्क करेगा। तो दैट वुड बी ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कि मैंने एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर दिया। Although C sharp does not allow new operators to be created. Let's suppose अगर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करवाना है, तो उन दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास कोई नया ऑपरेटर नहीं होगा। ये जो ऑलरेडी बिल्ट इन ऑपरेटर्स हैं उन्हीं को हम ओवरलोड करके ऑब्जेक्ट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। Although C sharp does not allow new operators to be created, it does allow most existing operators to be overloaded so that when they are used with object they have meaning appropriate to those objects। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स हैं आप उन्हीं को ओवरलोड कर सकते हैं, मींस उन्हीं की नई डेफिनेशन दे सकते हैं कि ये ऑपरेटर्स अगर दो इंटीजर वैल्यू पास हो तो वैसे ही काम करें जैसे काम करें, लेकिन अगर मैं इस प्लस के ऑपरेटर को दो ऑब्जेक्ट पास करूं तो फिर उसके बाद मैं उसकी कोई नई डेफिनेशन दे रही हूँ जिसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? The effect of plus operator can be stipulated for the objects of a particular class. Let's suppose I have two objects of class point. Point A is equal to new point, जिसमें x coordinate और y coordinate होंगे। ठीक है, so x is 1, y is 2. We have another object of same class point. एक ही क्लास के दो अलग ऑब्जेक्ट हैं, एक A और B. Point B is equal to new point जिसके x और y coordinates क्या हैं, 3 and 4. मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट सी और मैं इसको क्या कह रही हूँ, पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। नाउ ये चीज माइंड में रखनी है कि ये ए और बी नाउ आर नॉट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं है। जैसे ए इज इक्वल टू 10 एंड बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट के नेम है, वेयर ऑब्जेक्ट ए हैविंग टू कोऑर्डिनेट्स या टू वैल्यूज 1 and 2, while object 2 b having again two values 3 and 4। तो अब मुझे क्या करना है, ये प्लस क्या है, जब दो ऑब्जेक्ट के साथ यूज हो तो मैंने इसका एक ओवरलोडेड कोड कहीं किया होगा। वो ओवरलोडेड कोड मींस कि ये क्या करेगा कि जब भी दो ऑब्जेक्ट के साथ ये प्लस यूज हो तो हमने इसकी क्या डेफिनेशन देनी है। तो एज अ प्रोग्रामर आप किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी इट मीन्स कि अब प्लस क्या कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट के साथ वर्क कर रहा है, दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को ऐड कर रहा है। तो फिर इसके लिए हम जाके क्या करेंगे, हम उसका कोड राइट डाउन करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट क्या है, ओवरलोडेड ऑपरेटर मस्ट बी मेंबर ऑफ क्लास और स्ट्रक्ट। जो भी ओवरलोडेड ऑपरेटर है वो उसी क्लास के मेंबर हो, यानी कि जिस क्लास के ऑब्जेक्ट के नाम के साथ आपने उसको यूज करना है। लेट्स से जैसे यहाँ पे a प्लस बी है, तो ये प्लस ओवरलोडेड अगर ऑपरेटर है तो इसकी डेफिनेशन पॉइंट की क्लास के अंदर ही आप डिफाइन करें। ठीक है, और सेकंड क्या कह रहा है, मस्ट हैव स्पेसिफिक मॉडिफायर्स पब्लिक एंड स्टैटिक। जब भी आप किसी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे इट इज मैंडेटरी दैट यू शुड यूज दिस स्पेसिफिक मॉडिफायर्स, इट शुड बी पब्लिक एंड इट शुड बी स्टैटिक। ठीक है, तो एक्सप्लिसिटली आपने जाके ये दोनों मॉडिफायर्स यूज करने हैं जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हो। ठीक है, लेट सपोज वी हैव बाइनरी ऑपरेटर्स, इसको हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्लास पॉइंट, वही सेम प्रीवियस एग्जांपल की अब हम इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि कोड हम इसका कैसे लिखेंगे। ठीक है, सपोज वी हैव अ क्लास पॉइंट, पब्लिक क्लास पॉइंट हैविंग टू एट्रीब्यूट्स ऑफ टाइप इंटीजर, पब्लिक इंट x एंड पब्लिक इंट y। पॉइंट की क्लास में दो एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों को पब्लिक रखा है, डेटा टाइप इंटीजर है, एक का नाम x दे दिया, एक y। लेट सपोज मैं कह रही हूँ एक पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया है उसके x और y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, फिर हमने एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया पब्लिक पॉइंट जो कि दो एट्रीब्यूट्स इनपुट ले रहा है, इंट ए और इंट बी। ए एंड बी आर लोकल वेरिएबल्स। ए में जो वैल्यू पास होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त वो एक्स की वैल्यू असाइन हो जाएगी और बी में जो वैल्यू पास होगी वो इस वाई को असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक हमने कोई नया काम नहीं किया।
हमने सिर्फ क्लास बनाई, दो एट्रीब्यूट डिफाइन किए एक्स वाई, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमने सेट करवा दी। अब जो हम काम करने जा रहे हैं वो नया काम है जिसमें हम एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा कि मॉडिफायर, जब भी किसी ऑपरेटर को आप ओवरलोड करेंगे तो मॉडिफायर कौन सा लगेगा, पब्लिक एंड स्टैटिक, पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, अब उन ऑपरेटर्स पे काम करने के बाद जो रिजल्ट हो आ रहा है वो चीज रिटर्न टाइप यहाँ आएगी। जैसे हम किसी कोई मेथड डिक्लेयर करते हैं तो मेथड की फंक्शनैलिटी के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि उस मेथड की रिटर्न टाइप क्या होगी, व्हाट शुड दैट मेथड विल रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस का ऑपरेटर है, जब ये दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को ऐड करेगा तो एक थर्ड ऑब्जेक्ट आएगा। तो उस थर्ड ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्लास का नेम यूज कर लिया, यानी कि ये ऑपरेटर जब अपनी फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर लेगा तो इट विल रिटर्न एन अ न्यू ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट किसका होगा, पॉइंट की क्लास का होगा, इसीलिए हमने रिटर्न टाइप क्लास का नाम रखा है। अगर तो ये कोई बुलियन ऑपरेटर होता जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता तो हम यहाँ बूल रखते। मीन्स लाइक सिंपल ये है कि जब हम कोई मेथड यूज करते हैं तो मेथड के साथ हम रिटर्न टाइप यूज करते हैं कि वो मेथड क्या रिटर्न करेगा। अगर इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है तो हम यहाँ इंट लिख देते हैं, अगर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता तो void लिख देते हैं, अगर येस और नो में रिजल्ट दे रहा होता है तो बूलियन लिख देते हैं। इसी तरह अगर प्लस का ऑपरेटर को ओवरलोड करने के बाद रिजल्ट एक नया ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, पॉइंट की क्लास का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या नाम यूज कर दिया, क्लास नेम। मीन्स दैट प्लस ऑपरेटर आफ्टर ओवरलोडिंग क्या करेगा, एक रिटर्न करेगा एक नया ऑब्जेक्ट, तो इसीलिए हमने क्लास का नेम यूज कर दिया। पॉइंट, देन ऑपरेटर का कीवर्ड मैंडेटरी है, और फिर वो ऑपरेटर जिसको आप ओवरलोड करना चाह रहे हैं प्लस, और यहाँ पे हमारे पास क्या चीज आ जाएगी, आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स क्या आएंगे, पॉइंट पी पॉइंट क्यू, यानी कि ये जो प्लस का ऑपरेटर है ये दो ऑब्जेक्ट्स इनपुट ले रहा है। कैसे पता चला, क्योंकि क्लास का नेम गिवन है। अगर यहाँ पे इंट पी होता इट मीन्स के इंटीजर इनपुट ले रहा होता, अगर यहाँ पे फ्लोट पी होता इट मीन्स ये फ्लोट इनपुट ले रहा है, लेकिन क्लास का नेम इनपुट है इट मीन्स कि ये इस क्लास का पूरा एक ऑब्जेक्ट इनपुट ले रहा है। एक ऑब्जेक्ट का लोकल वेरिएबल नेम मैंने पी रख दिया, दूसरे ऑब्जेक्ट का लोकल वेरिएबल नेम मैंने क्यू रख दिया, और मैं इस ऑपरेटर पे क्या कह रही हूँ, फंक्शनैलिटी क्या डिफाइन कर रही हूँ, रिटर्न न्यू पॉइंट, यानी कि क्या रिटर्न करो, एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, न्यू पॉइंट। पॉइंट का मतलब है ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट। और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करनी है, अगेन उस नया ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो पॉइंट की क्लास का ऑब्जेक्ट है उसके भी दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई, तो कैसे कैलकुलेट करो, जो दो ऑब्जेक्ट पास हुए हैं एज एन आर्ग्यूमेंट इस ऑपरेटर में, उसका जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी एक्स वैल्यू उठाओ, और सेकंड वाले जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी एक्स वैल्यू, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो तो जो थर्ड ऑब्जेक्ट है उसकी एक एक्स वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जो मेरे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट आया है उसके वाई कोऑर्डिनेट वाली वैल्यू उठाओ, और सेकंड ऑब्जेक्ट की जो है वो वाई वाले ऑब्जेक्ट, यानी कि दो ऑब्जेक्ट जो पास हुए उनके दोनों वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके एज अ वाई रिटर्न कर दो, तो ये क्या रिटर्न करेगा, एक नया ऑब्जेक्ट, यानी कि जिसकी नई वैल्यूज होंगी। अब देखते हैं मेन के थ्रू जब काम हो रहा है तो हमें ज्यादा सही से पता चलेगा। मेन में मैंने क्या किया, मेन में मैंने क्या, थ्री ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट बना दिए। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू वैल्यू मैंने पास कर दी। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ यूज भी करती हूँ। ठीक है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए। ठीक है, सो ए, और ये ए के लिए मैंने क्या वैल्यू दे दी, 1 and 2। सो ये जो 1 वाली वैल्यू है हमारे पास, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक्स की वैल्यू होगी, और जो y वाली वैल्यू है 2, ये कहाँ जाके सेट हो जाएगी, y में। सो ऑब्जेक्ट ए जो हमने बनाया, ऑब्जेक्ट ए के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी, ठीक है, वी हैव ऑब्जेक्ट ए, ए के लिए मेरे पास x की वैल्यू क्या हो गई 1 एंड y की वैल्यू 2। यहाँ तक सब एग्रीड है, यहाँ पे तो अभी तक कोई काम हमने नया नहीं किया, हमने जस्ट ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट करवा दी। पॉइंट ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट 1, 2। जी क्लास, यहाँ तक सब एग्रीड है इस पॉइंट पे कि क्या हो रहा है,
अभी हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम नहीं किया, हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके लिए हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को सेट करवा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने नेक्स्ट पॉइंट क्रिएट किया, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, नया ऑब्जेक्ट जिसका नाम बी है, और बी के लिए मैंने दो वैल्यू सेट कर दी 3 एंड 4। अगेन यही पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। 3 की वैल्यू लोकल वेरिएबल ए में जाएगी, 4 की वैल्यू लोकल वेरिएबल बी में जाएगी, और ए एंड बी के थ्रू एक्स और वाई की वैल्यू सेट हो जाएगी न्यू ऑब्जेक्ट बी के लिए। ठीक है, तो हमारे पास जो नया ऑब्जेक्ट आया वो नया ऑब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा होगा, नया ऑब्जेक्ट बी, उसके लिए x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 3 एंड y की वैल्यू होगी मेरे पास 4। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए के लिए दो वैल्यूज पास हुई 1 एंड 2, एक्स वाली 1 वाली वैल्यू फर्स्ट कोऑर्डिनेट x एंड सेकंड वाली जो है वो y के लिए सेट हो गई। इसी तरह ऑब्जेक्ट बी के लिए 3 एंड 4 थ्रू कंस्ट्रक्टर सेट हो गई। ठीक है, ये वो काम है जो आज तक हम करते आ रहे हैं। कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू सेट कर दी है, मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। मेमोरी में ए नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके लिए एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2 रख देगा। इसी तरह मेमोरी में जाके बी का एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके लिए एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4 रख देगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहां पे मैं कह रही हूँ पॉइंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ सी और उसकी वैल्यू क्या कैलकुलेट करो, ए प्लस बी, वेयर ए एंड बी आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो ये फौरन से आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये प्लस वो प्रिमिटिव डेटा टाइप वाला प्लस नहीं है, बल्कि ये वो प्लस है जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है, जिसकी मैंने फंक्शनैलिटी अपनी क्लास में डिफाइन की है कि ये प्लस का ऑपरेटर विल टेक टू ऑब्जेक्ट एज एन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे प्लस का ऑपरेटर क्या कर रहा है, वर्क करने के लिए इसको दो ऑब्जेक्ट मैंने पास किए, एक ए और बी। तो ये क्या करेगा, क्लास डेफिनेशन में आएगा, जैसे इसको प्लस मिला, ये हम मेथड यूज करते हैं ऑपरेटर जस्ट कैन डू। तो यहाँ पे ये प्लस को जैसे मिला और इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए और बी, कैसे पता चला, ए इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, पॉइंट बी इज इक्वल टू न्यू पॉइंट, और इन ए और बी को मैंने यहाँ प्लस के साथ यूज कर दिया।
प्लस ऑपरेटर में आएगा ऑपरेटर प्लस will take two object as an argument. क्लास टाइप हमने क्या रखी है, पॉइंट एंड पॉइंट। तो पॉइंट की क्लास के ही दो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट आएंगे। ये जो ए है इसको बी के लोकल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा और बी के को क्यू के लोकल ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म कर देगा। और यहाँ पे आके होगा क्या, ये कहेगा कि एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करो। वो नया ऑब्जेक्ट इस सी में स्टोर हो जाएगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, p डॉट एक्स प्लस q डॉट एक्स। नाउ अब ये p और q मेमोरी में रखे हुए a और b को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, ये नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो बनेगा c, ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट करेगा, p डॉट एक्स। p किसको मेमोरी में रेफर कर रहा है, a को। तो मेमोरी में जाके p डॉट एक्स, p किसकी वैल्यू है, जो a की वैल्यू है, अब ये p रेफर कर रहा है a को। ठीक है, ये हम इसी तरीके से जब मेथड यूज करते हैं तब भी लोकल वेरिएबल्स यूज करते हैं रेफर करवाने के लिए। तो ये a, ये जो p है ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेमोरी में रखे हुए ऑब्जेक्ट a को। और q किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेमोरी में रखे हुए ऑब्जेक्ट b को। ठीक है, सो p डॉट एक्स मीन्स a डॉट एक्स। तो नया ऑब्जेक्ट जो रिटर्न करो उसका x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, x कोऑर्डिनेट निकलेगा p डॉट एक्स प्लस q डॉट एक्स। p किसको जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है a को, और b किसको कर रहा है, b को। तो c के लिए हमें x कैसे निकालना है, a डॉट एक्स यानी कि p डॉट एक्स प्लस b डॉट एक्स। सो p a को रिप्रेजेंट कर रहा है और q b को कर रहा है। तो p का x कोऑर्डिनेट उठाओ और q के x कोऑर्डिनेट को उठा के दोनों को ऐड कर दो। सो a का x कोऑर्डिनेट 1 है और b का x कोऑर्डिनेट 3 है। सो 1 प्लस 3 4 वुड बी द न्यू वैल्यू x फॉर c। सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट क्या आ गया, जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कॉमा सेपरेटेड के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो निकाल रहा है वो p डॉट y। p किसको रेफर कर रहा है, a को, और q किसको रेफर कर रहा है, b को। तो वो कह रहा है ये जो दोनों ऑब्जेक्ट है a और b, इसके y कोऑर्डिनेट की वैल्यूज को ऐड कर दो। सो p डॉट y मींस a डॉट y 2 एंड q डॉट y मींस b डॉट y 4। सो 4 प्लस 2, c के लिए नया ऑब्जेक्ट आ गया हमारे पास 6। ये वैल्यू क्या कर देगा, 4 और 6 को रिटर्न कर देगा एक नए ऑब्जेक्ट में। अब रिटर्न कहाँ होगा, जहां से ये मेथड कॉल हुआ था यहाँ पे। जब ये यहाँ पे रिटर्न होगा तो एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा c, जिसके लिए x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 हो जाएगी। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन पे हम प्रिंट करवाएंगे c डॉट एक्स, यानी कि जो नया ऑब्जेक्ट है c डॉट एक्स, इसकी वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, c डॉट एक्स 4, ये जो यहाँ प्रिंट हो रहा है, एंड c डॉट y, c के लिए y की वैल्यू क्या है 6, इट विल प्रिंट 6। फिर उन्होंने क्या किया, दोबारा से ओवरलोडेड ऑपरेटर को यूज किया। नया ऑब्जेक्ट बनाया पॉइंट d, पॉइंट d इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ जिसका नाम d हो, और वो क्या करे, जो a प्लस b का रिजल्ट है उसमें c को दोबारा से ऐड कर दे। तो अब ये क्या करेगा, a प्लस b को दोबारा से कैलकुलेट किस तरीके से करेगा, जैसे ये इसने c निकाला है। अब नया ऑब्जेक्ट बना d, उस d को कैसे वर्क करवाएगा, d इज इक्वल टू, d के भी दो ही कोऑर्डिनेट्स होंगे क्योंकि d भी पॉइंट का ऑब्जेक्ट है। सो अब पॉइंट की क्लास में हमारे पास दो जो है वो एट्रीब्यूट्स हैं x और y। d की वैल्यू कैसे सेट करेगा, पहले a प्लस बी करो। तो a प्लस बी किस तरीके से करेगा, इसी तरीके से जैसे इसने c कैलकुलेट किया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 6 होगी। और उसमें ये क्या कह रहा है, उसमें ही c को दोबारा से ऐड कर दो, यानी कि जो रिजल्ट आया है उसमें c को दोबारा से ऐड कर दो। सो a प्लस बी इज बेसिकली c, और उसमें ही c को दोबारा से ऐड कर दो, मतलब c के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको आपस में ही एक दूसरे से ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। सो a प्लस बी हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, जो कि ये है x4 और y6। इसमें ही क्या कह रहे हैं कि इसमें c को ऐड कर दो। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 6। तो ये d हमारे पास कैसे चलेगा, x इज इक्वल टू, अब ये क्या करेगा, ये जो फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट है a प्लस बी, इसको क्या कंसीडर करेगा, c प्लस c। तो ये दो आर्गुमेंट दोबारा से इस ऑपरेटर में जाएंगे, पॉइंट p पॉइंट q। फर्स्ट वाला क्या होगा, a प्लस बी वाला जो ऑलरेडी c है, और सेकंड वाला एक्सप्लिसिटली इन्होंने बताया है c। सो पॉइंट p डॉट एक्स प्लस q डॉट एक्स, यानी कि c के x की वैल्यू को c के x से ही प्लस कर दो। तो c का x क्या है 4, c के x को हम
सी के एक्स से ही प्लस कर रहे हैं, 4 + 4 8। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ये जो सी है वो क्या कह रहा है, सी का जो क्यू कोऑर्डिनेट है p.q+p.y + q.y। तो p.y जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पास हुआ है वो a + b है जो ऑलरेडी c है, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो q है वो भी c ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, p.y यानी कि c.y 6 + c.y, 6 + 6, तो y हमारे पास क्या हो गया 12, y = 12। तो C हमारे पास 4 और 6 और D हमारे पास 4 नहीं है, हमारे पास 8 है, 4 + 4 8। ठीक है, 8 और 12। तो जब हम कंसोल पे प्रिंट करवाएंगे d.x + d.y, तो ये मेमोरी में जाके D का x वाली वैल्यू उठाएगा विच इज 8 एंड D की y वाली वैल्यू उठाएगा विच इज 12। अब मैं एक काम ये करती हूँ कि ये प्लस का ऑपरेटर की फंक्शनलिटी यहाँ पे मैं आपको माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड करके बता देती हूँ ताकि आपको फंक्शनलिटी थोड़ी सी समझ आए। ठीक है, मैं आपको खुद से भी कोड करके बता देती हूँ। ठीक है, ये तो पॉइंट की क्लास है ना, हम ऐसा करते हैं कि हम एक नई क्लास बनाते हैं। वो नई क्लास हम क्या बनाते हैं, वो नई क्लास हम बनाते हैं रेक्टेंगल। बेटा ये सिंपल कोड ही है जिसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग को एक्सप्लेन किया गया है। मैं एक और क्लास बना लेती हूँ, लेट्स सपोज पब्लिक क्लास रेक्टेंगल। ठीक है, मैंने रेक्टेंगल की एक क्लास बनाई जिसमें मैंने दो, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को ही माइंड में रखेंगे। मैं रैंडम क्लासेस नहीं बना सकती, पब्लिक क्लास ए पब्लिक क्लास बी, उससे तो और समझ नहीं आएगा। सिमिलरली मैं यहाँ पे दो एट्रीब्यूट डिफाइन कर रही हूँ, पब्लिक डबल हाइट। ठीक है, सेकेंड एट्रीब्यूट हो गया मेरे पास पब्लिक डबल हाइट। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ सिंपल पब्लिक रेक्टेंगल जो कि इन दोनों फील्ड्स को सेट कर रहा है। ठीक है, डबल W एंड डबल H। ठीक है, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं क्या कह रही हूँ कि विड्थ की वैल्यू क्या कर दो जो W की वैल्यू हो, और हाइट की वैल्यू क्या कर दो जो H में वैल्यू पास हो। ठीक है, और उसके लिए मैं कुछ कंस्ट्रक्ट ऑपरेटर्स को ओवरलोड कर रही हूँ। तो ऑपरेटर्स डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या चीज होनी जरूरी है, पब्लिक स्टैटिक के मॉडिफायर्स, देन पब्लिक स्टैटिक, फिर हमारे पास क्लास का नेम, क्लास रेक्टेंगल है, तो रिटर्न हमारे पास एक रेक्टेंगल ही, एक क्लास ही का ऑब्जेक्ट होगा जो कि रेक्टेंगल की क्लास का होगा, इसलिए हमने क्लास नेम यहाँ यूज किया जो एज अ रिटर्न टाइप। फिर हमने ऑपरेटर का कीवर्ड यूज किया, और किस ऑपरेटर को हम ओवरलोड कर रहे हैं, प्लस को, और हमने आगे आर्ग्यूमेंट बता दिया। बिल्कुल वैसे होगा जैसे मेथड हम यूज करते हैं, लाइक मेथड का नेम, ये हमारे पास रिटर्न टाइप, यहाँ पे हमारे पास रिटर्न टाइप, नेम ऑफ मेथड एंड देन आर्ग्यूमेंट, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट ये
ऑपरेटर जो प्लस का ऑपरेटर है ये क्या दो आर्ग्यूमेंट्स लेगा, ये दो ऑब्जेक्ट आर्ग्यूमेंट लेगा और वो ऑब्जेक्ट किस क्लास के होंगे, रेक्टेंगल की क्लास के होंगे। तो मैं इसको कर देती हूँ रेक्टेंगल W ID एंड सेकंड रेक्टेंगल, सॉरी इसको हम कर देते हैं रेक्टेंगल R1 एंड रेक्टेंगल R2, यानी कि ये रेक्टेंगल की क्लास के ही दो ऑब्जेक्ट इसमें इनपुट जाएंगे। और इसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, इट विल रिटर्न न्यू रेक्टेंगल। ये ऑपरेटर क्या करेगा, एक नया रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और कैसे करेगा, जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसके पास पास हो रहा है R1 डॉट रेक्टेंगल रिटर्न न्यू रेक्टेंगल R1 डॉट जो हमारे पास विड्थ है प्लस R2 डॉट, यानी कि जो दो ऑब्जेक्ट पास हो रहे हैं उन दोनों की विड्थ को ऐड करके एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। सिमिलरली कॉमा R1 डॉट हाइट कॉमा प्लस को प्लस करेगा R2 जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, R2 जो ऑब्जेक्ट पास होगा उसकी हाइट से। ठीक है, ये हमारे पास कोड हो गया और ये हमारे पास ये क्लास यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने अभी एक ही ऑपरेटर को ओवरलोड किया है प्लस। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेन से जाके मैंने ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल की क्लास का रेक्टेंगल। ठीक है, मैं इसको कह रही हूँ rect1 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। ठीक है, इसमें मैंने दो वैल्यूज पास कर दी, एक विड्थ के लिए और एक हाइट के लिए। लेट सपोज मैंने विड्थ दे दी 5 और मैंने हाइट दे दी 7। ठीक है, क्योंकि ये ठीक है मैंने दो वैल्यूज पास कर दी और वहां पे डबल है। ठीक है, ये दो मैंने वैल्यूज पास कर दी 5 और 7। तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर में जाएगा, कंस्ट्रक्टर के थ्रू W एंड H, 5 की वैल्यू W में जाएगी और 7 की वैल्यू H में जाएगी। तो मेमोरी में जाके rec1 का एक ऑब्जेक्ट बना देगा जिसके लिए विड्थ और हाइट की वैल्यू 5 और 7 सेट कर देगा थ्रू दिस कंस्ट्रक्टर। फिर अभी हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई काम नहीं किया। फिर मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया रेक्टेंगल rect2 इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल और उसमें मैंने एक दो वैल्यूज पास कर दी। लेट सपोज 2 विड्थ के लिए और 4 हाइट के लिए। ठीक है, फिर ये दोबारा क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा और मेमोरी में जाके एक और ऑब्जेक्ट बना देगा rect2 का नाम का, जिसके थ्रू विड्थ क्या रखेगा, जो वैल्यू W में पास हुई है विच इज 2, और हाइट क्या रखेगा, जो वैल्यू H में पास हुई है विच इज 4। तो ये मेमोरी में जाके क्या करेगा, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, एक rec1 के नाम का और एक rec2 के नाम का। ठीक है, मैं आपको मेमोरी स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे एक rec1। ठीक है, rec1 के लिए हमारे पास क्या वैल्यूज होंगी, rec1 के लिए हमारे पास वैल्यूज होंगी ठीक है, ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं। यहाँ मैं टेक्सचुअल फॉर्म में अभी आपको बता देती हूँ मेमोरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। एक हमारे पास ऑब्जेक्ट बनेगा मेमोरी में rec1 के नाम का, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू क्या होगी 5। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, सेम मीटिंग आईडी पे फौरन ज्वाइन करेंगे। और हाइट की वैल्यू क्या होगी 7। ठीक है, फिर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट मेमोरी में जाके बनेगा rec2, जिसके लिए विड्थ की वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 एंड हाइट की वैल्यू होगी मेरे पास 4। यहाँ तक सब एग्रीड है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। यहाँ तक हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कोई काम नहीं किया, हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं और कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेट की है। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है तो पूछना, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूँ। बेटा ऑब्जेक्ट ही तो बनाए फरजान, यहाँ पे क्या किया है मैंने, रेक्टेंगल rec1 इज इक्वल टू न्यू, ऑब्जेक्ट ही तो बनाए हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं, ये ऑब्जेक्ट ही तो बनाए हैं हमने।